पॉलिटी क्लास डे 14। आज हम लोग डीपीएसपी के आगे हिस्सों को पढ़ेंगे। डीपीएसपी में हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रखा था, ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में आर्टिकल 45 तक कंप्लीट कर चुके थे। पहले क्लास में आपको 36 से 40 तक पढ़ाया था, दूसरे क्लास में 41 से 45 तक पढ़ाया था। आज हम लोग आगे करेंगे 46 के आगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ाया था आपको आर्टिकल 41 से लेके 45 तक क्या है। 41 में क्या था कि बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा की स्थिति में लोग सहायता उपलब्ध कराएंगे। 42 में आपको ये बताया था कि जो भी काम होगा, जहां करना होगा, वर्कर्स का प्लेस होगा, वो उनके हिसाब से होना चाहिए, मतलब कि उचित होना चाहिए, ठीक है। 43 में मैंने आपको 3 आर्टिकल बताया था कि जीवन के लिए मिनिमम वेजेस होना चाहिए, जो कामगार होंगे उनकी उचित भागीदारी 43 के ए में होना चाहिए। और 43 के जो टू है उसमें हम लोग सहकारी सोसाइटी दोनों का अमेंडमेंट भी पढ़ा चुके थे कि एक 42वां संविधान संशोधन से आया था और एक 97वां संविधान संशोधन से आया था। 44 में यूसीसी के बारे में आपको बता दिया था। 45 में मैंने ये भी बता दिया था कि 0 से 6 साल वाला अभी 45 में है, लेकिन 6 से 14 साल वाले उठाकर उसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया है। किस संविधान संशोधन से? तो 86वां संविधान संशोधन से। और कहाँ रखा गया है? तो 21 के ए में रखा गया है। आज मेरे प्यारे साथियों हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 46 से। 46 में क्या है? 46 में कहता है कि राज्य पिछड़ों यानी एससी एसटी ओबीसी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। यानी राज्य का कर्तव्य है, राज्य, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, ठीक है। मतलब जो भी हमारे समाज में पिछड़े जाति के लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी है, उनके लिए उनको सुविधा देगा, उनके लिए छात्रवृत्ति का व्यवस्था करेगा, या एससी एसटी को फ्री एजुकेशन की बात करेगा। ये सब सुविधाएं आर्टिकल 46 में बात रखी गई है। लेकिन आर्टिकल 47 में सीधा सीधा अगर हम बात कहें तो नागरिकों के जीवन स्तर को उठाएगा। मतलब नागरिक में क्या, जैसे शराबबंदी कर देंगे वगैरह, ये सब चीज की बात इसमें की गई है। यानी आर्टिकल 46 और 47 में मेजर अंतर यही है, यहाँ पर सीधा सीधा वर्ड यूज करता है कि नागरिकों के लिए, ठीक है, नागरिकों के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, ठीक है, ऊंचा उठाएगा। और इसमें एक बात याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, शराबबंदी बहुत फेमस है, आ सकता है पेपर में, तो इसमें आ जाएगा आपका शराबबंदी। यानी सरकार शराबबंदी करके लोगों की क्या कर सकती है, जीवन शैली को ऊपर उठा सकती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं और रोडों पर सो जाते हैं, गिरे पड़े रहते हैं, इसे पता चला कि मरुआइल है कोनो, तो कैसे कैसे जिंदगी जीते हैं सब। तो मान लो कि ये शराब बंद कर देंगे तो लोग नहीं पिएंगे, सभ्य रहेंगे, बढ़िया से किसी के दरवाजे पर जाके गाली गलौज नहीं करेंगे ना। तो शराब पी को ऐसे सो जाते हैं, करने लगते हैं, लगता है कि मतलब वो करा ले बढ़िया। तो इस सब चीज को रोकने के लिए सरकार कर्तव्य करेगी, सरकार का जिम्मेदारी होती है कि शराबबंदी करे। जैसे बिहार ने शराबबंदी कर दिया, लेकिन घर घर शराब मिलता है। तो भाई नियम बने तो बढ़िया से बने, ठीक है। तो शराबबंदी करके यहाँ पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। और यहाँ एससी एसटी ओबीसी को क्या किया जाएगा? भाई लोक सहायता का मतलब क्या है? एससी एसटी समुदाय के बच्चों को फीस कम ले लो, ओबीसी को कम ले लो, या उनके लिए थोड़ा सा सुविधाएं दे दो, कुछ अलग से व्यवस्था कर दो। तो इन सब चीजों की आर्टिकल 46 एंड 47 में चर्चा की गई है। अब हम बात करेंगे 48 की। 48 में मेरे प्यारे साथियों दो दिन चीज है, कृषि का वैज्ञानिक ढंग, कृषि का वैज्ञानिक ढंग प्लस पशु हत्या पर रोक, पशु हत्या पर रोक। आप लोग को याद होगा गौ हत्या पर रोक। यहाँ पर मैं सीधा सीधा अगर एग्जाम्पल की बात करूं, यानी पशु संरक्षण की बात कर रहा है, यानी गौ हत्या पर रोक की बात कर रहा है, ठीक है। यह कोई भी जानवरों की हत्या पर रोक लगाने की बात आर्टिकल 48 के थ्रू होता है। अच्छा, कृषि का वैज्ञानिक ढंग का मतलब क्या होता है? मान लो खेती में चकबंदी एक वर्ड आता है। चकबंदी का मतलब कई, जैसे आपका खेत का टुकड़ा कई जगहों पर बटा हुआ है, तो आपकी खेती उतनी प्रॉपर नहीं होती होगी, लेकिन अगर उन्हीं खेतों को जोड़कर एक बड़ा चक दे दिया जाए आपको, तो आप वहां अच्छी खेती कर सकते हो। तो चकबंदी करना एक तरीका से क्या है, लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि लोगों को क्या होगा उससे, उसकी सहूलियत हो जाएगी। अब मेरा खेत मान लो 10 जगह बटा हुआ है, कोनो चाचा के दुआरी पर है, कोनो वो चाचा के दुआरी पर है। अब पता चला चाचा रोज दिन रात उठा रहे हैं, राख उठा के फेंक दे रहे हैं खेते में, मैं कचरा उठा के, तो ना आपकी प्रॉपर खेती हो पाएगी ना उनकी, क्योंकि उनका खेत आपके घर के सामने है।
तो इससे अच्छा है कि आपके घर के सामने आपका पूरा एक चक दे दिया जाए और आपके घर जो उनकी जमीन है उनको लेकर एक चक दे दिया जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, खेती की प्रमोशन होगी, यानी कृषि का वैज्ञानिक ढंग उपलब्ध होगा। ठीक है, तो कृषि का वैज्ञानिक ढंग उपलब्ध कराने का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे चकबंदी, चक बंदी याद रख लेना। चकबंदी क्या है, एक एग्रीकल्चर का साइंटिफिक प्रोविजन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। यहीं पर एक और बात ऐड होगा मेरे प्यारे साथियों, 41 का क्लास ए, 48 का सॉरी क्लास ए, जिसमें हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, यानी पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधों की कटाइयों पर रोक लगाएंगे, राज्य का कर्तव्य बनता है, प्लस वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करेगा, ये सब काम राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, प्लस आपका भी ड्यूटी होता है, जब आप आगे पढ़ोगे मौलिक कर्तव्य, जिसमें आपका भी कर्तव्य होता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करो, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ 48 हो जाएगा, 48 में आपको पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और ये किस संविधान संशोधन से आया था, तो ये आया था 42वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन से इसकी चर्चा की गई है। यानी 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या जुड़ गया सर, 42वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 39 का ए जुड़ा था, 43 का ए जुड़ा था एंड 48 का भी ए जुड़ गया। यानी 3 आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया है। तो यहां पर आपने 48 देख लिया, 48 का ए देख लिया। अब हम बात करेंगे 49 की। 49 में क्या है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, जैसे मान लो कोई म्यूजियम है या कोई सिंबल्स बनी है, जैसे मान लो हमारे कोई सेनानी है उनका इमारत बनी है, कोई फोटो बनी है, उन सब फोटो को बचाने का कर्तव्य राज्य का कर्तव्य होता है। जैसे मान लो कि आपके चौराहे पर गांधी जी का कौन पता चला कि चप्पल उठा के गांधी जी को 2 चप्पल मार दे, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसे कंट्रोल करके रखें। ठीक है, इस तरीके के बातों को ना होने दे। यानी जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं हमारे देश के, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन स्मारकों को बचाने का कर्तव्य किसका है, राज्य का कर्तव्य। यानी राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय स्मारकों का राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा, राष्ट्रीय स्मारक या धरोहर, स्मारक या धरोहर का रक्षा करेगा। ये राज्य का क्या है, कर्तव्य बनता है कि हर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 49 में। एंड आर्टिकल 50 में ये कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करेगा। यानी राज्य कार्यपालिका मतलब कि एग्जीक्यूटिव होता है इंग्लिश में, कार्यपालिका को, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करेगा, अलग करेगा। इसका मतलब कार्यपालिका का मतलब सीधे सीधे एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, मंत्रिमंडल, यानी मंत्री परिषद कह लो, मंत्री परिषद कह लो। क्या हमारे देश में कार्यपालिका का मतलब जो संसद के जो सदस्य हैं, क्या उनको जुडिशरी से मतलब होना चाहिए, जजों के साथ बैठा जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए भाई, क्योंकि जज और ये नेता एकदम ऑपोजिट सेंस होता है हमारे देश में। अगर नेता अगर जज के साथ बैठने लगे तो कभी किसी नेता को मतलब कि जस्टिस नहीं हो सकता है, यानी आम इंसान को न्याय नहीं मिल सकता है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि न्यायपालिका वाले सदस्य कभी भी कार्यपालिका के साथ संबंध ना बनाए। ठीक है, जैसे मोदी जी के साथ एक बार दीपक मिश्रा का नाम उड़ रहा था कि दीपक मिश्रा मोदी जी से बहुत क्लोज होते हैं, बहुत साथ साथ रहते हैं, तो ये गलत है हमारे देश के लिए, क्योंकि आर्टिकल 50 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह न्यायपालिका के साथ अपना संबंध स्थापित ना करे। और आर्टिकल 51 ये कहता है मेरे प्यारे साथियों, 51 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 की ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता शांतिपूर्वक करेगा। इसमें ये कह रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता शांतिपूर्वक करेगा। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता शांतिपूर्वक करेगा। मतलब कोई भी इंटरनेशनल अगर विवाद होती है, किसी भी तरह का अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होता है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसे तनाव में ना लेकर शांतिपूर्वक, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हो जाता है, या भारत चाइना के बीच में हो जाता है, या भारत नेपाल के बीच में हो जाता है, या भारत श्रीलंका के बीच में हो जाए, या मालदीव के बीच में हो जाए, जितने भी पड़ोसी देश अगर उनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनती है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसे शांतिपूर्ण निपटारा किया जाए, उसको एग्रेसिव होकर उसे हैंडल करने का काम नहीं किया जाए। तो ये सारी बातें आपको डीपीएसपी में दी गई थी। अच्छा, एक और चीज आ जाता है, डीपीएसपी को कितने टाइप्स में बांटा गया, 3 भाग में होता है। एक होता है समाजवादी, एक होता है
उदारवादी, और एक होता है गांधीवादी। तीन भागों में डीपीएसपी बटा होता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। अब इसमें विचारों को पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि कौन समाजवादी है, कौन उदारवादी है और कौन गांधीवादी है। तो इस तरह से आपने पूरा डीपीएसपी को कंप्लीट कर लिया।